previous topic we did about the moment principle of moments as well as angular momentum and torque relationship for a particle as well as system of particles. Okay, so in this today session we will start our next part, that is center of mass of uniform rod. हमने क्या करना है, एक यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास निकालना है और उसको करवाने में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे. लेट्स डू इट. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज सेंटर of mass of a uniform rod. यूनिफॉर्म रोड के सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने कंसीडर किया एक सपोज करिए ये एक आपका यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है. आप कहेंगे कि हम सारे एग्जांपल आप इसे मार्कर पे लेते हो, चलो कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म रोड जैसे लग भी रहा है. तो यूनिफॉर्म रोड जो है हमने लिया, तो इसकी जो डेंसिटी है बेटा हर एक पॉइंट पर, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इस मार्कर का कुछ मास भी है और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में भी लाई कर रहा है ना. तो इसका जो डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, वो क्या रहेगा, हर प्लेस पे क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्या रहेगा, सेम. अब हमने क्या किया, उस रोड को प्लेस किया एक पर्टिकुलर एक्सिस के लॉ. सपोज करिए हमारे पास ये एक्सिस है एक्स वाई इंटर एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज इंटर एक्सिस. इसके अलॉन्ग मैंने क्या कर दिया, एक रोड को प्लेस कर दिया. यहाँ पे एक रोड है, ठीक है, इसके अलॉन्ग अक्रॉस हमने क्या कर दिया बेटा, उसको प्लेस. अब जैसे ही इसको प्लेस किया, तो जैसे ही इसको प्लेस करेंगे, ये देखिए ये रोड था, इसको मैंने कहाँ रख दिया, एक्स डायरेक्शन के, एक्स की एक्सिस के डायरेक्शन में रख दिया. तो आप मुझे बता सकते हैं इस रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इस रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा. इसका मास हर जगह सेम है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, इसका कहाँ जाएगा बेटा सेंटर ऑफ मास. एनी वन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन. सभी को पता है ये चीज़ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी का पूरा मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करना चाहिए, बताइए. वेरी गुड. कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे तो लाई करेगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि एक्स एक्सिस पे रखा है. लेकिन इस रोड के बीच में कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे. कहाँ लाई करेगा बेटा, सेंटर पे. यस, वेरी गुड. तो सेंटर पे हम क्या बोल रहे हैं, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई कर रहा है, जहाँ से मैंने इसको पकड़ रखा है. हमने क्या किया, हमने कहा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, इसका सेंटर पॉइंट पर लाई कर रहा है, और ये सेंटर ऑफ मास कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है. तो बेटा अगर आपने कभी भी सेंटर ऑफ मास को निकालना है, उस केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था m1r1 प्लस m2r2 अप टू सो ऑन बाय m1 प्लस m2 अप टू सो ऑन, है ना. लेकिन अब हमने बात करनी है पूरे सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास की. वो तो हमने कहते हैं एक एक पार्टिकल्स के बारे में बात, ठीक है, एक पार्टिकल ले लिया, दो पार्टिकल ले लिए. लेकिन अगर हमें पूरे सिस्टम के बारे में बात करना है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं. क्या करते हैं उसके लिए, इंटीग्रेशन. तो हमारे पास उस केस में जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है 1/m, m स्टैंड फॉर टोटल मास, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डी है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल टर्म है वो क्या है, मास है, ठीक है. तो ये इसका फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का. अगर हमें क्या करना है, होल सिस्टम के बारे में बात करनी है, तो होल सिस्टम के केस में हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/m इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम, ठीक है. तो अब हमने क्या कंसिडर किया, इस रोड के अक्रॉस ना एक स्मॉलर लेंथ कंसिडर कर ली. मतलब अगर हमारे पास ये रोड थी तो मैंने इसका छोटा सा पार्ट यहाँ पे कंसिडर कर लिया, मान लीजिए इतना पार्ट कंसिडर कर लिया, इतना पार्ट, ठीक है, जहाँ तक मैंने अपनी फिंगर्स रख रखी हैं. तो हमने कंसिडर किया, सपोज ये आपके पास क्या था, एक रोड है, इस रोड का स्मॉलर पार्ट मैंने क्या कर दिया, कंसिडर कर दिया, ये स्मॉलर पार्ट कंसिडर किया, ठीक है. और ये जो स्मॉलर पार्ट था उसकी लेंथ कितनी ले ली हमने, dx. कितनी ले ली, dx. और इसका मास कितना लिया, स्मॉलर लेंथ है तो स्मॉलर मास ले भी dm, ठीक है. और ये कहाँ रख दिया, सिचुएटेड एट एक्स पे रखा, ठीक है, फ्रॉम ओ का मतलब क्या होगा, ये वाला पॉइंट, इस तरह से हमने कैसे रख दिया, इस तरह से. ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये क्या है आपका ओ पॉइंट है. तो ओ पॉइंट से हमने सिचुएट किया उसको, ठीक है, और रख कहाँ दिया, उस एक्स एक्सिस के अंदर हमने रख दिया. अब हम कह रहे हैं कि अगर इसकी लेंथ एल थी पूरे की, तो इसका मास कितना हमने कंसिडर किया था, m. ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूँ, अगर इस पूरे की लेंथ कितनी है, l है, तो मास कितना लिया हमने, m. इट मीन्स l लेंथ के लिए मास कितना है, m. और dx लेंथ के लिए कितना होगा मास, dm होगा, ठीक है. dx के लिए हमारे पास क्या होगा, dm.
लेकिन डीएम भी क्या है, डीएम है स्मॉलेस्ट मास, और स्मॉलेस्ट मास हमने एक्स एक्सिस पे, ठीक है, स्मॉलेस्ट लेंथ के लिए कितना होगा, एल के लिए एम मास था, डीएक्स के लिए डीएम मास होना चाहिए। लेकिन अगर मैं डीएम निकालूं तो डीएम क्या है, डीएम इज अ मास पर यूनिट लेंथ। इस पूरी लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा है मास, ठीक है, और उसके साथ का क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर आप डीएम ले रहे हो तो डीएम का मतलब क्या हो गया आपके पास, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ डीएक्स, यानी कि इस पूरी रोड का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, वो क्या है आपका स्मॉल एम था, तो डीएम का मतलब क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ इनटू डीएक्स, ये आप लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब जहां पर भी आपका डीएम लाई कर रहा था ना, उस डीएम के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे, एम बाई एल इंटू डीएक्स लिख देंगे। जहां पर भी आपका क्या आ रहा था, डीएम प्लेस कर रहा था, वहां आप क्या लिखेंगे, एम बाई एल इंटू डीएक्स। अब देखिए यहाँ पे हम पुट करें एक्स सी एम इज इक्वल टू 1 बाई एम एक्स एज इट इज, डीएम क्या है आपके पास, एम बाई एल इंटू डीएक्स। ठीक है, अब मास और लेंथ दोनों क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर ले आइए। तो हम इसको बाहर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई एम इंटू एम बाई एल, और अंदर क्या रहेगा आपके पास, एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। और ये एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रल है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो लेंथ से स्टार्ट हुआ और पर्टिकुलर लेंथ से, जीरो से स्टार्ट हुआ और एक पर्टिकुलर लेंथ एल तक गया, है ना। तो आपका जो इंटीग्रल होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, 0 टू एल, एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, मैंने आपको बताया था एक्स रेज़ टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, इसी को कहते हैं हम। ठीक है, सिमिलरली इसका जब हम लेंगे तो क्या आएगा, एम से एम कैंसिल, 1 बाई एल, इसका हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये कितना होगा 0 टू एल। नाउ पुट द इंटीग्रल्स, इंस्टेड ऑफ एक्स पुट द अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल। जब आप पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 बाई एल, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। 0 स्क्वायर बाई 2 तो कुछ होता नहीं है, ये तो आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिंपली क्या आ जाएगा आपके पास, 1 बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2, 1 एल से एल कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना आ गया, एल बाई 2। अब आप खुद भी देख सकते हैं, अभी आपने कहा था कि सेंटर ऑफ मास जो है उसका कहाँ लाई करता है, उसके सेंटर में लाई करता है। क्या उसकी लेंथ का हाफ पार्ट यहाँ लाई करेगा ना, तो यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई नहीं करेगा, ये तो हमने प्रूव किया है। उसकी लेंथ का, टोटल लेंथ का हाफ पार्ट कहाँ है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, हाफ पार्ट। तो ये जो पॉइंट है आपका हाफ पार्ट, तो दैट इज नोन एज योर व्हाट, सेंटर ऑफ मास। तो एक रिजिड बॉडी का, एक यूनिफॉर्म रोड का हमने क्या निकाल दिया, सेंटर ऑफ मास निकाल दिया, और वो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, उसके फुल लेंथ के इस पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर। समझ आई बात। तो दिस इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड। ये तो बात थी बेटा किस चीज़ के बारे में, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड के बारे में। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, क्या बात करूँ मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, तो सपोज करिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए मैंने ये बुक उठाई, ठीक है, इस बुक में मैंने क्या करा, इसको हैंग कर दिया कुछ इस तरह से, मैंने इस कॉर्नर से मैंने इसको हैंग कर दिया। जब इसको हैंग करूँगी तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको इस पॉइंट से हैंग कर दिया। जब इस पॉइंट से हैंग किया तब भी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा। अब मैंने इसको इस पॉइंट से हैंग किया, मैंने इस तरह से हैंग कर दिया ऐसे, ठीक है, तब भी उसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं उसको पर्टिकुलर कॉर्नर से अप्लाई कर रही हूँ, तो पर्टिकुलर कॉर्नर से अप्लाई करने के बाद जो उसका सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि जहाँ पर सारा का सारा सेंटर जो मास जो है वो लाई करे, और वो मासेस किसकी तरफ अट्रैक्ट करे, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, दैट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो लेट्स सी, इसने क्या बोला, अगर हम किसी एक बुक को पर्टिकुलर फिंगर टिप पर लेकर आए, ठीक है, तो उस पर हम कह सकते हैं कि उस बुक का होल मास क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। हम कर नहीं सकते वैसे, आई डोंट नो, मेरे से तो होगा नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टिफ बुक। सो चल लेट्स सपोज कि हमने क्या करा, एक स्टिफ बॉडी को, एक रिजिड बॉडी को हमने क्या करा, अपने फिंगर के टिप पर रखा। जैसे इसको हम फिंगर के टिप पर रखेंगे तो वो क्या करेगा, कभी इधर बैलेंस होगा, कभी इधर इम्बैलेंस टाइप होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पॉइंट है जिस पर होल रिजल्टेंट, मतलब पूरी बॉडी का जो वेट है, पूरे पार्टिकल्स का वेट है, वो क्या करता है, एक्ट करता है एक ही पॉइंट पर। उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसको हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे यहाँ पे फिगर शो कर रखिए कि आपके पास ये बुक है और उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, और यहाँ से आप इसको क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो।
ठीक है। तो सारा का सारा वेट जो है उस बुक का वो कहाँ लाई कर रहा है, आपके सेंटर में लाई कर रहा है। सो दिस इज नोन एज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, टर्म्स को लिया और उसको क्या कर दिया, 3 कॉर्नर से हमने क्या कर दिया, हैंग कर दिया। इसका सेंटर, इसका यहाँ से जब हैंगिंग करेंगे तो यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे पी डैश। जब हमने इसको यहाँ से हैंग किया तो यहाँ से जब हमने इसको क्या कहते हैं सस्पेंड किया, तो यहाँ पर जिसका पॉइंट था वो इन दोनों लाइन पे लाई कर रहा था। तो जब यहाँ से करेंगे तब तीनों का पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक सेंटर पॉइंट पे लाई करेगा। तो जहाँ पर पूरा का पूरा वेट क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक कंसेप्ट था जो आपको समझाना था कि क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इक्विलिब्रियम के बारे में आपने पहले भी स्टडी कर रखा है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज नोन एज योर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बहुत इजी सा पार्ट है, अब सारे टॉपिक्स आगे बहुत इजी से हैं। देखिए, the next topic is known as your rotational equilibrium. Next topic is rotational equilibrium. What do you mean by the term equilibrium? क्या होता है बेटा equilibrium? equilibrium क्या होता है? equilibrium का मतलब क्या हो गया कि बैलेंसिंग स्टेट में रहना, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सीसा का, ठीक है, वो झूला था हमारा, स्विंग था। उस सीसा के केस में क्या था कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे दोनों इक्वल वेट के बैठे हैं तो ये क्या रहेगा, सीसा, ये आपका क्या रहेगा, बैलेंसिंग रहेगा। लेकिन अगर एक जगह फैटी पर्सन में आ जाए, एक जगह थिन पर्सन बैठे, तो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। मीन्स जहाँ फैटी पर्सन बैठा है वो उस साइड से नीचे हो जाएगा और जहाँ थिन है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी ऐसा ही नहीं करता है कि अगर हम बात करते हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास है ट्रांसलेशनल मोशन और एक है हमारे पास रोटेशनल मोशन। इन द केस ऑफ योर ट्रांसलेशनल मोशन हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा, फोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, फोर्स के बारे में। लेकिन इन द केस ऑफ योर रोटेशनल इक्विलिब्रियम वी विल टॉक अबाउट योर टॉर्क। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, टॉर्क के बारे में। तो अगर हम लीनियर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम, लीनियर इक्विलिब्रियम, तो लीनियर इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, जो फोर्स है, अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स और क्या कहते हैं कैसे भी फोर्स हो, उस केस में हमारे पास क्या होती है, जीरो। चाहे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हो तब भी जीरो होगा, चाहे वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हो तब भी जीरो होगा, चाहे वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हो तब भी क्या होगा, वो जीरो होगा। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं कि अपवर्ड फोर्स वो किसके इक्वल होती है, डाउनवर्ड फोर्स के, या फिर राइट फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट फोर्स। ये हमारे पास किसका केस होता है, लीनियर इक्विलिब्रियम का। किसका केस होता है, लीनियर इक्विलिब्रियम का। ये मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में भी समझाया था। ओके, अब बात आती है हमारे पास इस चैप्टर की फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फॉर रोटेशनल के केस में हम क्या बात करते हैं बेटा, फोर्स की प्लेस पर हम टॉर्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टॉर्क की। और जब हमने वो सीसा का एग्जाम्पल देखा था, आपको याद हो तो सीसा के एग्जाम्पल में ये फोर्स नीचे लग रहा था, ये फोर्स नीचे लग रहा था, एक इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, हम अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स के बारे में बात नहीं करते। इस केस में हम बात करते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्योंकि आपका जो टॉर्क होता है वो हमेशा किस केस में लगता है, कपल फोर्स के केस में लगता है। मीन्स अगर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो एक फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। या अगर दोनों फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं तब भी क्या होगा, आपके पास ये इम्बैलेंस थोड़ा सा हो सकता है। तो यहाँ पर जब भी आपके पास टॉर्क की बात आएगी, उस केस में जो आपका फॉर्मूला लाई करेगा वो किसके लिए लाई करेगा, टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका क्या होगा, दैट इज नोन एज योर व्हाट, दैट इज नोन एज योर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। So this is all about today's topic. If you find any of the difficulty in the today's topic, you can ask, you can comment me on my email ID, that is editclasses@gmail.com, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। एंड everyone I have to speak about this कि थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी हमें अपना प्यार दिया, सब्सक्राइब किया हमें हमारे चैनल को और शेयरिंग कर रहे हैं जो, थैंक यू सो मच। एंड इट फील्स वेरी लकी कि आपके पास जब कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि मैम इट्स रियली नाइस, प्लीज़ कीप ऑन मेकिंग योर वीडियोज़, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को आई वुड लाइक टू से थैंक यू। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग बट ओनली योर लव, योर सपोर्ट, योर ब्लेसिंग्स आई जस्ट वॉन्ट।
एंड प्लीज़ जितना हो सके आप शेयरिंग करिए, लाइक करिए हमारी वीडियोज़ को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आप जहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारे डेली की नोटिफिकेशन वहीं पर मिलती रहेगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।